हिंदी व्याकरण के टॉपिक को रट रट के आप यदि परेशान हो चुके हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ तथ्यों, तर्क और समझ के आधार पर काम होता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रमोद शास्त्री और आप मुझे सुन पा रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच पर। और दोस्तों, आज के लिए इस क्लास में एचटेट का ब्रह्मास्त्र 2 वाला ये सेशन रहेगा। एक हम पहले कर चुके थे, हरियाणा जीके और हिंदी व्याकरण के टॉपिक रहेंगे। और हिंदी व्याकरण में आज बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि अंत तक क्लास में बने रहें और अपने साथियों को क्लास ये शेयर ज़रूर करनी है, क्योंकि यहाँ एक प्रश्न में आपके 3 या 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न गंवाते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने समास से है कि राजपुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। तो राजपुरुष, इसका विग्रह हो जाएगा राजा का पुरुष। राजा का पुरुष, का के की जहाँ भी वर्णन आपको दिखाई दे इनका चिन्ह, तो कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। तो ये इसमें अकेला तत्पुरुष दे रखा है, तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा? पीला है जो अंबर, पीत है अंबर जिसका, पीला अंबर, पीले रंग का वस्त्र। तो देखो, पीताम्बर में दोनों प्रकार से हम विग्रह कर सकते हैं। एक तो बहुव्रीहि समास के अकॉर्डिंग और दूसरा कर सकते हैं हम कर्मधारय समास के अकॉर्डिंग। तो पीताम्बर, पीला है जो अंबर, ये यदि करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पे विशेषण विशेषण का बोध करवाया गया है। पीला है जो अंबर, अंबर मतलब आसमान, वैसे कपड़ा भी होता है पीला। तो पीला है जो आसमान, आसमान की विशेषता बताई गई है, कैसा है? पीला है, नीला है, काला है, जो भी है। ठीक है, अब देखिए, पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, पीत मतलब पीला, अंबर कपड़ा, जिसका और कोई व्यक्ति, किसी तीसरे व्यक्तित्व की ओर इशारा हो रहा है यहाँ पे। तो इसका यदि करेंगे हम तो ये हो जाएगा कौन सा? बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में तो दोनों ही इसके ठीक हो जाएंगे। और इसका समास विग्रह पूछ रखा है, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। पीला है जो अंबर और पीत है अंबर जिसका। ठीक है, आगे देखिए। दशानन में समास कौन सा है? दशानन का पहले विग्रह कर लो। दश आनन, आनंद का मतलब होता है मुख। ठीक है, तो 10 है, वैसे सिर भी होता है, मुख कह लो, सिर कह लो। तो 10 है मुख जिसके, अर्थात कौन? कोई तीसरा व्यक्ति, रावण। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसका हो जाएगा बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष में भी दूसरा, क्योंकि तत्पुरुष का ही उपभेद कर्मधारय है। आगे देखिए, यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? काफ़ी फेमस है, बहुत बार आ भी चुका है और आसान भी है। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथा यहाँ पे एक अव्यय है, तो अव्यय जिसका पहला पद हो और वही प्रधान होता है अव्ययभाव समास में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बहुव्रीहि में होता है कोई तीसरा पद अन्य। ठीक है, द्विगु में जो है दूसरा होता है, क्योंकि ये तत्पुरुष का भेद है, और कर्मधारय में भी दूसरा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए,
महात्मा शब्द में कौन सी संधि है? महात्मा, गुण, वृद्धि, यण और व्यंजन। महात्मा में इसमें ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं। महात्मा का विच्छेद बन जाएगा, क्या बनेगा? महा प्लस आत्मा, ठीक है ना। तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। इसकी जगह दीर्घ संधि कर दो आप, जो स्वर संधि का एक उपभेद है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि का जो दीर्घ उपभेद है वो हो जाएगी इसमें। अपने साथियों को शेयर करते रहें। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? देवेंद्र, तो इसका हो जाएगा देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, ठीक है। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और संधि कौन सी है ये? तो ये है स्वर संधि। और स्वर संधि का पार्ट कौन सा है? स्वर संधि का पार्ट रहेगा गुण संधि वाला, गुण संधि। गुण संधि के नियम क्या होते हैं? क्योंकि जहाँ पे ए आ के बाद यदि ई ह्रस्व या ई दीर्घ हो तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो देव वह है, यहाँ पे ए और ये ई है, तो क्या बन गया? ए की मात्रा बन गई, देवेंद्र। गुण संधि है यहाँ पे। देवी इंद्र ये कोई संधि नहीं है, देवा इंद्र ये भी नहीं है। आगे देखो, अधोलिखित में समास कौन सा है? अध, अधो, अधो, ली और अधोल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अधो, अधो उपसर्ग हो जाएगा इसमें। वैसे तो अधय होता है, अधय है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे विसर्ग नहीं है तो अधो हो जाएगा। और लिखित क्या है? मूल शब्द है इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। मानवता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? सिंपल सा सवाल है। तो मानव इसमें मूल शब्द है और ता इसमें क्या है? प्रत्यय है, ता प्रत्यय इसमें। जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द है, तो कौन सा? देखते हैं। अभूतपूर्व, अद्वितीय, विलक्षण, अनुपम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अभूतपूर्व, अभूतपूर्व ये हो जाएगा इसमें, जो पहले कभी न हुआ हो। अद्वितीय होता है जो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ठीक है ना, ये हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। गगन, नभ, अंबर और अनिल। तो कौन सा? सिंपल दे रखे हैं तीनों। गगन भी होता है, नभ भी होता है, अंबर भी होता है, अनिल नहीं होता। तो अनिल किसका पर्यायवाची? फिर अनिल है हवा का। और एक आता है अनल, अनल ये है अग्नि का, आग का। ध्यान रहे, अनिल और अनल ये समश्रुति विधातक शब्द में पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। आगे देखिए, अनिल का अर्थ ये पूछ लिया, तो अभी बताया था वायु या हवा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अल्पज्ञ में उपसर्ग है, अल्पज्ञ, तो ये दो से बना है, अल्प प्लस ज्ञ। अल्प का मतलब थोड़ा और ज्ञ का मतलब जानने वाला। ज्ञ का मतलब होता है जानना, ठीक है ना, जानना। तो इसमें अल्प जो उपसर्ग है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कृपण का विलोम है। कृपण होता है कंजूस, तो कृपण का उदार ही होता है। आगे देखते हैं क्या है इसका। दानी, कृपण, उदार, नहीं, कृपण दानी, दानी हो जाएगा भाई इसमें। कृपण का दानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आगे देखिए, राम ने मोहन को पुस्तक दी थी। इसमें कर्म है, कौन सा कर्म है इसमें? कर्म पूछ रखा है, जो पद है इसमें राम है या फिर मोहन है, पुस्तक है, कौन सा है? तो राम ने मोहन को पुस्तक दी, तो यहाँ पे पुस्तक इसमें कर्म, मोहन इसमें क्या हो जाएगा? राम ने मोहन को पुस्तक दी,
हाँ, पुस्तक हो जाएगी इसमें कर्म। क्या हो जाएगी? पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी। राम इसमें करता है, राम ने मोहन को। हाँ देखिए भाई, इसमें दोनों ही कर्म हैं, ये मोहन भी कर्म है और पुस्तक भी कर्म है। तो कौन सा भी कर सकते हो आप, पुस्तक या मोहन, दोनों ही इसमें कर्म है, क्योंकि राम ने किसको क्या दी। ठीक है, कर्म के लिए हमें क्या चाहिए? क्या और किसको। ठीक है, तो इसमें कौन सा भी आप कर सकते हो, दोनों सही हो जाएंगे इसमें। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है, मोहन को कौन सा कारक है? अब वही पूछ लिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ ठीक, आगे चलो। मोहन को कौन सा कारक है? अब यहाँ पे उस पहले वाले वाक्य से जुड़ा हुआ ये, राम ने मोहन को पुस्तक दी। अब जहाँ देने की प्रक्रिया होगी, जहाँ भी देने की प्रक्रिया होगी, तो वहाँ संप्रदान कारक आएगा। कौन सा आएगा? संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर बी। मोहन ने भिखारी को वस्त्र दिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा इसमें। आगे देखो, हिंदी में कारकों की संख्या सभी को पता है, तो कितने हैं? 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो 8 है ये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। जिसके समान दूसरा न हो, ये पूछ ही लिया, पहले हम इसका वर्णन कर चुके हैं, तो ये अद्वितीय हो जाएगा। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। अनुपम होता है अद्भुत। आगे देखिए, पंकज शब्द का अर्थ है, पंकज, तो बता दूं आपको, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पंक प्लस जय। पंक का मतलब होता है कीचड़। क्या होता है? कीचड़। और जय का मतलब होता है पैदा होने वाला। ठीक है ना, पैदा हुआ। तो क्या हो जाएगा? कीचड़ में जन्मा, जल में जन्मा, पर्वत में, वन में। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, कीचड़ में जन्मा या कीचड़ में पैदा हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। और इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कीचड़ में पैदा होता है जो, अर्थात क्या? कमल। लोह पुरुष में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, क्रमधारीय, तत्पुरुष एवं द्वंद्व। तो कौन सा हो जाएगा? लोह पुरुष। लोहे के समान है जो पुरुष। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उपमेय उपमा का बोध किया गया है, तो इसमें कर्मधारीय समास हो जाएगा। और वैसे लोह पुरुष किसी विशेष व्यक्ति को कहा गया था, तो बहुव्रीहि समास भी हो सकता है इसमें। लोह पुरुष, लोहे के समान है जो पुरुष, तो इसमें लगभग दोनों ही हो सकते हैं, अर्थात सरदार पटेल। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति को कहा जाता है ये, तो दोनों ही हो जाएंगे इसमें। वैसे इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा ए और बी दोनों का। ठीक है ना, तो दोनों ही कर लेना। विद्यार्थी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय पूछा इसने, विद्या इसमें मूल शब्द है, और अर्थी हो जाएगा इसमें। अर्थी का मतलब चाहने वाला। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विद्या इसमें मूल शब्द है, विद्यार्थी। कौन आया वाक्य का प्रकार है? अब ये देखो, आया के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो सीधी सी बात है, कौन सा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर बी। काश मैं प्रथम आऊं है, कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक। तो इसमें इच्छा जाहिर की गई है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, वह कल आएगा में काल है, आएगा आगे होने वाली की बात हो गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C1।
मैंने पत्र लिखा था में काल है। पत्र लिखा था पहले की बात हो चुकी है, पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत और अपूर्ण वर्तमान। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण भूतकाल। चलना क्रिया है। कौन सी क्रिया है चलना? तो चलना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, कूदना, उछलना, उदास होना, तैरना, उड़ना, ये सारी अकर्मक क्रिया है। कौन सी है? अकर्मक। कुछ एक स्थायी रूप से जो है अकर्मक क्रियाएं हैं, तो चलना भी एक अकर्मक क्रिया है। राम ने फल काटा क्रिया है। कौन सी क्रिया है? फल काटा, क्या काटा? तो सकर्मक क्रिया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें फल जो है कर्म है, जिसके क्रिया के साथ जो कर्म जुड़ा हुआ हो, कर्म, तो वो होती है सकर्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसकी आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ है? आंख की बीमारी अत्यंत प्रिय, चमकदार, बुद्धिमान। काफ़ी आता है, काफ़ी बार ये। तो कौन सा हो जाएगा? अत्यंत प्रिय, बहुत प्यारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है नाक में दम करना का अर्थ है परेशान करना, डराना, भाग जाना, अपमान करना। तो ये भी सिंपल सा ही है, ये हो जाएगा परेशान करना। ऑप्शन नंबर ए। घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ है शत्रु से हानि, अपने व्यक्ति से हानि, धन की हानि या युद्ध में हार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने व्यक्ति से हानि। जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ठीक है ना, कि जिसके पाँव में विवाई नहीं फटी हैं, वो दूसरे की पीड़ा को क्या समझे। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो, अनुभव का महत्व, श्रम का महत्व, शिक्षा का महत्व, धन का महत्व। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, अनुभव। यानी कि जिसने उस चीज़ को, विवाई के दर्द को जो महसूस नहीं किया, वो क्या जाने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। कलम का बहुवचन है कलमें, कलमों, कलम, ए और बी दोनों। तो कलमें, कलमों, यदि वाक्य में प्रयोग करेंगे दोनों हो जाएंगे ये। ठीक है, तो ये दोनों ही हो जाएंगे, ए और बी। नदी का बहुवचन है तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नदियाँ। जब बहुवचन बनता है तो मात्रा जो है हर्षों में आ जाती है, छोटी हो जाती है, नदियाँ। जैसे कापी बड़ी मात्रा है, यहाँ पे हो जाएगी कापियाँ। ठीक है, हर्षो हो जाएगा लगभग। आगे देखिए, बालक का स्त्रीलिंग है बालिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, बालिका। कवि का स्त्रीलिंग पता तो सभी को होता है, लेकिन यहाँ पे लिखने में गलती करते हैं। तो कौन सा है कवि का? देखते हैं, कवियत्री है, कवित्री, कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। बहुत बार पूछा जाता है ये, कई बार शुद्ध वाक्य के रूप में। तो कवयित्री जो ऑप्शन नंबर सी है, इस प्रकार से लिखा जाता है भाई, ध्यान कर लेना, शुद्ध शुद्ध में आ सकता है। सज्जन का विलोम बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा दुर्जन। ठीक है, दुर्जन। और इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? सत प्लस जन, सत प्लस जन हो जाएगा। तय के बाद यदि जय जय हो तो तय का क्या बन जाएगा? जय बन जाएगा। और इसमें यदि बात करें समास की, तो कौन सा हो जाएगा? अच्छा है जो जन। ठीक है, सत का मतलब होता है अच्छा, अच्छा है जो जन। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे देखिए, निर्मल का विलोम है, निर्मल होता है साफ, तो गंदा, मलिन, अपवित्र, अशुद्ध। तो इसका हो जाएगा मलिन, निर्मल का मलिन। निर का मतलब रहित, और मल होता है गंदगी।
गंदगी से रहित, और मलिन का होता है मल से युक्त। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो मृगनयनी, मृग होता है हिरनी, नयनी आँखों के समान, हिरनी की आँखों के समान आँखें हैं जिसकी, अर्थात कोई वह सुंदर स्त्री। तो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए। त्रिनेत्र में समास कौन सा है? त्रिनेत्र, तो तीन आँखें हैं जिसकी, ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त होता है? शिव के लिए प्रयुक्त होता है ये, यहाँ भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चारपाई में कौन सा समास है? चार पायों का समाहार, समूह। तो ये हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ए। सत्संग का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्संग का संधि विच्छेद, जैसे गलत दे रखा है विच्छेद, ये ऐसे आता सत्संग, सत्संग ऐसे आता है, तो इसका हो जाएगा सत प्लस संग, सत प्लस संग, ये बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। और व्यंजन संधि है ये, पहला ही जो व्यंजन संधि का नियम है कि किसी भी वर्ण के पहले वर्ग के बाद, पहले वर्ण के बाद यदि क्या आता है, नहीं भाई, सद प्लस आएगा, सद प्लस संग, सद प्लस संग। कैसे नियम, कौन सा नियम लागू हुआ इसके साथ? ये नियम लागू हुआ, देखो, सद प्लस संग, ये द क्या है? द है हमारा घोष वर्ण, घोष, और इसका मुकाबला यदि अघोष से होगा, स से, तो ये भी द जो है वो घोष बन जाएगा, अघोष बन जाएगा, तो तय। तो इसका सत प्लस संग हो जाएगा यहाँ पे, नहीं, सद प्लस संग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अत्याचार में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अति उपसर्ग है, अति, और आचार जो शब्द है वो इसमें मूल शब्द है, अति आचार। और संधि कौन सी रहेगी? संधि है यण संधि, यण संधि। पराजय में उपसर्ग है, तो पराजय में उपसर्ग कौन सा? परा है, परा, ऑप्शन नंबर ए। विद्वत्ता में प्रत्यय कौन सा है? विद्वत्ता में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ता प्रत्यय, ठीक है, ता प्रत्यय। माधुर्य में प्रत्यय कौन सा है? माधुर्य में प्रत्यय हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ए, मधुर प्लस ये, माधुर्य। जलद का अर्थ क्या है? जलद, जल का होता है मतलब पानी, ठीक है, द का मतलब होता है देने वाला, पानी देने वाला, ठीक है, कौन? तो किसका पर्यायवाची है? यह है बादल का, तो जल देने वाला, पहला ही जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, दिनकर का अर्थ है, सभी जानते हैं, तो चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, तारा। तो दिनकर का है सूर्य, ठीक है, चंद्रमा का है राकेश। आगे देखो, वह पुस्तक पढ़ रहा है में क्रिया का रूप है सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। तो पढ़ रहा है ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, अपूर्ण। यदि पढ़ता, वह पुस्तक पढ़ता है, ऐसे होता तो फिर हो जाता सामान्य वर्तमान काल, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए, नहीं बी। राम शायद आए, वाक्य का प्रकार है विधानवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक।
शायद आए, ये सस्पेंस बना हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? संदेहवाचक, ऑप्शन नंबर बी। यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होगे, तो इसमें यह है सरल वाक्य, संयुक्त, मिश्रित या विधानवाचक। तो ये रचना के आधार पर वाक्य है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। हिंदी भाषा का मानक रूप मुख्यतः किस बोली पर आधारित है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली पे आधारित है, ऑप्शन नंबर सी। जो मेरठ और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ जो बोली जाती है खड़ी बोली, वहाँ से ही हिंदी का मानक रूप विकसित हुआ, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो ये तो थे आज के कौन से? हिंदी भाषा के प्रश्न, व्याकरण के। अब देखते हैं हरियाणा जीके से। तो आइए देखो, तो आइए हरियाणा जीके में आज पढ़ेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान। देखो पहला प्रश्न क्या है? IIT हरियाणा कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? तो ये है सोनीपत में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए इसका, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT सोनीपत हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नए IIT के रूप में रखी गई थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? वही है ये। तो ये भारतीय प्रबंधन, ये रोहतक में है, ठीक है ना। IMT, इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतक में। आगे देखो, हाँ ये देखो कब हुई थी इसकी स्थापना? 2017 में, ठीक है ना, रोहतक में ही। मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? यह सोनीपत में स्थित है, यह CBSE से संबंधित है। कौन सा कथन सही है, ए और बी? तो ये दोनों ही सही है, ठीक है ना। ये सोनीपत में है और CBSE से संबंधित है। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और ये एक आवासीय विद्यालय है। आगे देखो, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, तो पुराना प्रश्न बाकी देख लो। राज्य स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया था? तो ये किया गया था 6.2%, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? तो ये हुआ था कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। इसका विस्तार देखेंगे, काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न ये। देखो, प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया, यह हरियाणा का राज्य विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन वर्ष 1956 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो यह है हिसार में, ऑप्शन नंबर बी। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस कहाँ है? इनके TIT, तो ये भिवानी में है, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, हिसार में है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी और कार्य करना कब शुरू किया? 1 फरवरी 1986 से। हरियाणा सरकार श्री कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उन्नयन करके एक आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की योजना बना रही है। वर्तमान में यह कहाँ पे है? तो यह है कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए।
हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये है सोनीपत में। ऑप्शन नंबर बी। 2006 में इसकी स्थापना गोहाना के खानपुर कला में हुई थी। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कहाँ पे? फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी ये है गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर सी। ऑटोमोबाइल के लिए भी ये प्रसिद्ध है। सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक में 2018 के अंत तक हरियाणा में विद्यार्थी के ग्रेड स्तर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना? 83% निर्धारित किया गया था। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये है मेवात में, नल्हड़ जगह है वहाँ पे, नल्हड़ मेवात में। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को आवृत्त करती है जो निम्न के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, केवल अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जातियाँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो ये की है हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, और ये शायद फरीदाबाद में है। इसका विस्तार देखते हैं। दुधौला, हाँ पलवल में है ये, पलवल में दुधौला गांव में स्थित स्थापित है। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसे रोहतक स्थित विश्वविद्यालय का कुश्ती निदेशक घोषित किया गया? तो पुराना प्रश्न है वैसे ये, तो ये उस समय साक्षी मलिक को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संशोधन ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है, तो ये है करनाल में। ऑप्शन नंबर सी। 1985 में इसका मुख्यालय हरियाणा के करनाल में स्थापित कर दिया गया था। वैसे पहले इसकी स्थापना बेंगलोर में की गई थी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थित है, तो ये है हिसार में। ऑप्शन नंबर ए। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये मुरथल में है, मुरथल सोनीपत में। ऑप्शन नंबर बी। 6 नवंबर 2006 को स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियर का हरियाणा विधानमंडल ने अधिनियम 29 के तहत विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया, जिसे 2009 में यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12B के तहत इसको पात्र माना गया। कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई? तो ये करनाल में है। 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया? तो ये किया गया गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर ए। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र में है। भोर सैदान जिसको बोलते हैं, गांव है भोर सैदान। आगे देखो भाई, 1980 में स्थापित किया गया था। अमिटी विश्वविद्यालय का एक परिसर हरियाणा के खालिस्तान में है, तो ये गुरुग्राम में है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल किस बोर्ड से संबंधित हैं? तो ये आपके जो है CBSE से ही संबंधित है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? तो ये अभी आया था प्रश्न, कल्पना चावला के नाम से प्रसिद्ध है ये, कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले का
मंत्रालय किसके पास है? ये पुराना प्रश्न है, वैसे छोड़ दो इसको। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम है? तो ये है मोतीलाल नेहरू स्कूल खेलकूद। 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा के वर्ष 2016-17 में बजट, ये तो छोड़ दो इसको भी, पुराना प्रश्न है। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है? तो ये है भिवानी में। और जो कैरू है, कैरू ब्लॉक है, वहाँ उस गांव में जो है स्थित है ये चिंकारा। किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखो ये लिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, झज्जर में। ठीक है, झज्जर में। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये गुरुग्राम की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हरियाणवी हास्य कविता में अपना योगदान दिया? तो ये सुरेंद्र शर्मा है, और ये शायद महेंद्रगढ़ के हैं, महेंद्रगढ़ के। इनको 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? तो ये है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि कुछ सीखने को मिला होगा। जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं तीसरी क्लास में जल्द ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।